जिन चीज़ों की रिटेल प्राइस नहीं होती, अच्छा उनके ऊपर नहीं, नहीं ऐसा किधर लिखा है? किन चीज़ों की रिटेल प्राइस नहीं होती? रिटेल प्राइस होती क्या है? जिस पे एक प्रोडक्ट जो है वो आपको बेची जाती है। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब है कि हर चीज़ की रिटेल प्राइस होती है मेरे दोस्त। नहीं, मैंने बताया था कि थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों की जो प्राइस होती है ना उसको रिटेल प्राइस कहते हैं। जो थर्ड शेड्यूल के अलावा चीज़ें होती हैं उनको रिटेल प्राइस नहीं कहते, उनको प्राइस तो कहते हैं ना। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज तो नहीं, खैर कल हम पढ़ेंगे ये वाली बात जो आप कह रहे हैं। आज आप लोग आएंगे सफ़ा नंबर 502 पे, ताज़ीरात पाकिस्तान की सफ़ा नंबर 502 के तहत आपको चैप्टर नंबर 21 पढ़ाने की सज़ा सुनाई जाती है। नहीं हुआ, मर्जी मेरी, मैंने आज 21 पढ़ाना। किधर है अवाम आज? अच्छा, उनको लग रहा है कि मैं आया नहीं हूँ। आज मैंने छापा मारा है, आज मैंने छापा मारा है। चले जी, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 और सफ़ा नंबर 502, और ये है जी सेल्स टैक्स रूल्स 2006। चलिए जी, यहाँ से शुरू करेंगे। रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन। सबसे पहली हेडिंग है जी रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि अगर किसी शख्स ने सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना है, या दूसरे अल्फाज में किन लोग, अंडरटेकर आ रहा है, किन किन सर ऑन रहने दें, उन्होंने मेरी शक्ल देख क्या करना है। किन लोगों का सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना जरूरी है? तो बिल्ली की आवाज निकालने लगा था ना। किन लोगों का सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना जरूरी है? द फॉलोइंग पर्संस मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज इन पाकिस्तान। ये जो लोग नीचे दिए गए हैं, और ये लोग अगर पाकिस्तान में टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, बेशक जीरो रेटेड हैं, आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। तो सर देखते हैं इनमें से आप लोगों के नाम कुरान निकलते हैं कि नहीं निकलता। कोई एक आधा काबू आ जाएगा, मुझे पता है एक आधा काबू आ जाएगा। तो अगर ये 6 लोग, इसमें से कोई बंदा पाकिस्तान में टैक्सेबल सेल कर रहा है, चाहे वो जीरो रेटेड ही क्यों ना हो, आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, इनका सेल टैक्स में रजिस्टर होना बनता है। आ मैन्युफैक्चरर हु इज नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री। सर देखिए, आप सबको पता है कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है। सर क्या होती है? घरेलू सन्नत, छोटी सन्नत। क्या शराइत थी उसकी? मैन्युफैक्चरर हो, रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद हो, कमर्शियल इंडस्ट्रियल मीटर ना हो, 10 से कम एम्प्लॉयज़ हो, टर्नओवर 80 लाख से कम हो, तो वो होती है कॉटेज इंडस्ट्री। तो इसका मतलब है मैन्युफैक्चरर या तो कॉटेज इंडस्ट्री होगा या कॉटेज इंडस्ट्री नहीं होगा। तो अगर मैन्युफैक्चरर कॉटेज इंडस्ट्री होगा तो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। इसका रजिस्टर होना बनता नहीं है, क्योंकि घरेलू सन्नत है ना, छोटी सन्नत है, कितना का सेल टैक्स बना लेगा। लेकिन अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री नहीं हैं, देन यू आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, क्योंकि अब आप बड़ी सन्नत हैं। और ठहर तो जैसे ज़्यादा, यहां पे वो कहता है जी अ मैन्युफैक्चरर हु इज नॉट रनिंग अ कॉटेज इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं चला रहा उसने रजिस्टर होना है। तो सर मुझे तो ये लग रहा, तो कॉटेज इंडस्ट्री ने रजिस्टर नहीं होना, जो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है उसने रजिस्टर होना है। जी अब बताइए सवाल। सर सेल्स टैक्स एक्ट ना कानून होता है। मैं सिंपल आपसे ये बात कहता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिसेंट कॉलेज किधर है, आप मेरे से पूछें क्रिसेंट कॉलेज किधर है, तो मैं आपको कहूँगा मॉडल टाउन में, ये एक्ट है। फिर आप मेरे से कहेंगे सर मुझे ज़रा मॉडल टाउन का रास्ता तो बताएं। रूल्स में मैं आपको बताऊंगा, ब्ला 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 करके जाओ। जैसे रेजिडेंट की डेफिनेशन क्या थी, 183 या उससे ज़्यादा दिन पाकिस्तान में स्टे हो, ये कानून ने बता दिया। लेकिन कुछ दुविधा आ गई, सर पाकिस्तान में अगर वो रात को 11:58 पे आया हो, 2 मिनट रुका हो, तो सर क्या वो दिन काउंट होगा? सर जिस दिन वो बीमार हो, क्या वो दिन काउंट होगा? याद है पढ़े थे। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन आती है ना, वो रूल्स में जाके क्रिएट होती, क्लियर होती हैं।
हाँ जी बिल्कुल। तो रूल्स के अंदर ना आप ये समझें कि तरीक़ेकार होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, तो इसलिए आपको बताया जा रहा है। वहां पे तो लिखा था ना कि बंदा रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड, कहा भाई किसने रजिस्टर होना है, क्लियर तो करो, तो यहाँ के क्लियर कर दिया। वहां पे लिखा हुआ है जी रजिस्ट्रेशन करानी है, ओ भाई तरीका तो बताओ, यहाँ पे बताएंगे। तो सारा कुछ तरीका आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो रूल्स में आपको तरीका बताया जाता है, यार मर्जी है भाई जी। पानी बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। उसके बाद आ गया जी, आ रिटेलर who is liable to pay sales tax except such retailer required to pay sales tax through his electricity bill। सर दुकानदार दो तरह के होते हैं आपके लॉ में, दो तरह के दुकानदार बताए गए हैं, टीयर 1 रिटेलर अदर देन टीयर 1 रिटेलर, और आसान भाषा में ये होते हैं जी वड्डे दुकानदार, और ये होते हैं शौकत करियाना स्टोर जैसे दुकानदार। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, दुकानदार तो पाकिस्तान में लाखों करोड़ों की तादाद में है मेरे भाई। तो सर बड़े दुकानदार आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, और ठीक है ओ जालिमो, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। सर बात तो समझ आती है ना। अब टीयर 1 और अदर देन टीयर 1, इसकी डेफिनेशन गालिबन आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट बता देता हूँ। जो टीयर 1 रिटेलर होते हैं ना, इसकी डेफिनेशन ये है कि वो इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर्स होंगे, रेनबो, मेट्रो, मैक्रो, अल्फते, यूरो स्टोर, इस तरह के जो चेन ऑफ स्टोर्स हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं। फिर वो लोग जिनकी दुकान का साइज़ 1000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा है, फिर जिनका बिजली का बिल 12 लाख से ज़्यादा है साल का, कुछ तरह की शराइत उन्होंने दी हुई हैं कि अगर इसमें से कोई एक शर्त भी लग जाए ना तो आप बड़े दुकानदार बन जाते हैं। ओके। लेकिन अगर छोटे दुकानदारों की बात की जाए जो उन पे ये तमाम बातें लागू नहीं होती, जो आपके मोहल्ले में खुला हुआ है शौकत करियाना स्टोर, सर वो अदर देन टीयर 1 रिटेलर है। ठीक हो गया। अच्छा, बड़े टीयर 1 रिटेलर ने तो रजिस्टर होना है, वो तो 100 वाली चीज़ 118 की देगा ही देगा। व्हाट अबाउट छोटे दुकानदार? सर लाहौर से गाड़ी पकड़े और पहुंचे हुंजा, रास्ते में कितनी दुकानें आएंगी? अब वो गिनना शुरू हो गया। बाद में यार तू अंदाजन बता दे कितनी आएंगी। 200-300 आएंगी। अगर ज़्यादा आ गई फिर पूरा किराया तू देगा पेट्रोल का? मर्जी है तेरी, 300 तो तुझे मैं मरी में गिनवा दूंगा। तो बहरहाल कोई लाखों की तादाद में दुकानें आएंगी लाहौर से हुंजा जाते हुए। अब किस को पकड़ें, किस को कहेंगे टैक्स दो? प्रॉब्लम है, आप एनफोर्समेंट भी नहीं करा सकते। तो इसके लिए हुकूमत ने एक हल निकाला कि छोटे दुकानदारों, तुम्हारी दुकान पे बिजली तो लगी होगी, जी बिल्कुल लगी हुई है, बिजली का बिल भी आता होगा, हम बिजली के बिल के साथ तुम्हें सेल टैक्स लगाकर भेज देंगे। तो अगर तुम्हारा बिल महीने का 20,000 तक हुआ तो हम इस पे 5% टैक्स लगाएंगे, और अगर तुम्हारा बिल 20,000 से ज़्यादा हुआ तो हम इस पे 7.5% टैक्स लगाएंगे। तो ठीक है। तो इन लोगों को अदर देन टीयर 1 को सेल टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, इनके बिजली के बिलों में ही सेल टैक्स लग के आ जाता है, बस जितना आ गया बस ओके पे करना है, ख़त्म हुई बात। ओके। तो ये बात उसने यहाँ पे लिखी है पॉइंट बी में, अ रिटेलर हु इज़ लायबल टू पे सेल्स टैक्स, वो दुकानदार जिसके ऊपर जिम्मेदारी है टैक्स पे करने की, और इससे मुराद है टीयर 1 रिटेलर्स। अदर देन एक्सेप्ट सच रिटेलर रिक्वायर्ड टू पे सेल्स टैक्स थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये कौन है? अदर देन टीयर 1। तो सर जो रिटेलर्स के ऊपर लाजिम है टैक्स पे करना वो टीयर 1 रिटेलर हैं, उन्होंने बिल्कुल रजिस्टर होना है। लेकिन जो दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बिलों के थ्रू टैक्स पे करना है, तो सर फिर उनका क्या करेंगे? उनका सेल टैक्स में रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बिल के थ्रू पे कर ही रहे हैं। और ठीक होगी बात, और सब अच्छा है। वो 100 वाली 100 की ही बेचेंगे सर। जी जी। नहीं, आपको किसने कहा कि कूलर और पंखा लगा के 400 से 500 5,000 बिल आएगा? नहीं, इतना नहीं आता। कूलर पंखे पे 200 से यूनिट से ऊपर चले जाते हैं आप, और 200 यूनिट पे बिल आ रहा है 12, 13, 14, 15,000। अस्तगफिरुल्लाह। 20,000 से नीचे नीचे 5% है ना जी।
नहीं, उनकी सेल भी कितनी होगी, उनकी रोज़ की छोटे दुकानदार की सेल देखें ना कितनी होती है, 11-12 हज़ार की सेल होती है। और परचेजिंग कितनी होगी, अगर 12 हज़ार की सेल की है तो परचेजिंग उसकी 11 हज़ार की होगी, बेचारे का 1 हज़ार मुनाफा होगा रोज़ का, क्योंकि अब 10-10 20-20 रुपये तो बेचारे का प्रॉफिट होता है हर चीज़ में। तो 12 हज़ार की सेल करेगा तो कोई 11 हज़ार की परचेज होगी ना, तो इनपुट आउटपुट करके कितना को होगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ भी जाएगा ना, तो मेरे ख्याल में उसको चेक करने की जितनी ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी ना, हुकूमत ने बेहतर समझा कि इनको बिल से करके ना बस जितना आ रहा है उतना ही लेके आओ। कौन इनको पहले रजिस्टर करे, फिर इनकी रिटर्नें चेक करे, तो बेहतर है कि बस फिक्स टैक्स इनसे वसूल करी जाओ। हाँ बिल्कुल फ़र्क आएगा सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। नहीं, दुकानदार बेयर नहीं कर रहा, मैं आपको इसका एक बता देता हूँ। आप कहते हैं कि जी टीयर 1 रिटेलर वाला चीज़ बेचेगा 118 की और अदर 10 टीयर 1 बेचेगा 100 रुपये की, तो नेचुरली आपको चीज़ यहाँ से सस्ती मिलेगी। आपकी बात 100% दुरुस्त है। अच्छा, वो टीयर 1 क्या करेगा, वो कहेगा यार इस तरह तो मैं नुकसान में चला जाऊँगा, वो इसका एक हल निकालता है। सर जी जलाल सन्स पे चले जाएँ या यूरो स्टोर पे चले जाएँ, आपने अगर एक प्रोडक्ट बनाई है, वैसे ही आपने घर में एक प्रोडक्ट बना ली और आपने कहा लोगों को बेचता हूँ, आप शौकत किराना स्टोर पर रखवाना पसंद करेंगे या जलाल सन्स, यूरो स्टोर, अल फतेह यहाँ पे पड़ी हो, किधर पसंद करेंगे? बड़े स्टोर पे पसंद करेंगे। बेशुमार प्रोडक्ट्स वहाँ पे ऐसी पड़ी होती हैं जो ऐसे लोगों ने रखवाई होती हैं, वो आपसे उनके भी पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं। अलग इनकम हो गई, कुछ नुकसान कवर हुआ। उसके बाद जैसे ही आप किसी बड़े स्टोर में एंटर होते हैं ना, तो आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल सामने पड़ी नज़र आती हैं, उनके अलग पैसे होते हैं। जो पीछे शेल्फ में एंड पे पड़ी होती हैं उनके पैसे कम होते हैं, जो सामने पड़ी होती हैं उनके पैसे ज़्यादा होते हैं, वो यहाँ पे भी आपसे पैसे लेते हैं। फिर कुछ चीज़ें आपने देखा होगा रास्ते में उन्होंने अलग अलग करके रखी होती हैं, उनके पैसे अलग होते हैं। तो सर वो टीयर 1 रिटेलर यहाँ से पैसे अपने पूरे कर लेता है, वो कहता है जो नुकसान मुझे यहाँ से होना है ना, मैं वहाँ से पूरा कर लूँगा। तो इसलिए उनके पास ना और बड़े तरीके होते हैं अपने लॉस को कवर करने के, वो यहाँ से कवर कर लेते हैं। अगर वो ये ना करें वो तो लॉस में चले जाएं। बात समझ आई? तो दिस इज द थिंग। हाँ सर वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो 100 वाली चीज़ 100 की देगा, टैक्स ही नहीं होगा बस। हाँ वो बिल के थ्रू बस। हाँ बस कुछ ऐसी बात समझ लें, हो सकता है उसने इस टैक्स को अपनी कॉस्ट में शामिल करके थोड़ी सी कीमतें बढ़ा दी हो सकता है। हो सकता है 100 वाली चीज़ वो कहता हो चल यार 105 की बेच देते हैं, कुछ ऐसी बात होगी। चलें आगे। ओके, एन इम्पोर्टर, जो बंदा पाकिस्तान में चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है उसने तो अन्यवार रजिस्टर होना है भाई, उसके ऊपर तो कोई ऐसी वो नहीं है। आ होलसेलर इंक्लूडिंग डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, सर आप होलसेलर हैं, डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने रजिस्टर हो जाना है। तो इन लोगों के लिए ना कोई शर्त नहीं है, बस जो भी आप इंपोर्टर होलसेलर हुआ ठक करके रजिस्टर हो जाए। पॉइंट ई, अ पर्सन रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ टू बी रजिस्टर्ड फॉर टैक्स कैलकुलेशन एज इफ इट वर अ लेवी ऑफ सेल्स टैक्स। ओके, हमने पढ़ा था कि सर अगर आपने गाड़ी बनाने के लिए सोफ़े ख़रीदे तो सोफ़ों पे एफईडी लगेगी, बिल्कुल सेल्स टैक्स मोड की तरह। तो सर अगर आपने सोफ़े बेचे ना तो आप पे एफईडी वाला कानून लग गया, तो इसका मतलब है कि एफईडी उसको बिल्कुल सेल्स टैक्स मान रहा है। ऐसे ही है, आउटपुट मान रहा है, इनपुट मान रहा है, दोनों पे पड़ी थी ये बात। तो इसका मतलब है कि उस कानून के तहत आपको रजिस्टर होना है। तो अगर कोई दूसरा कानून आपको कह देना कि जी आपने सेल टैक्स में रजिस्टर होना है, तो फिर भी आपको होना पड़ेगा। तो ये वो बात कह रहा है कि अ पर्सन रिक्वायर्ड अंडर एनी अदर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, किसी और वफाकी या सूबाई कानून के तहत अगर आपके ऊपर लाजिम है कि आपने रजिस्टर होना है, क्यों? फॉर टैक्स कलेक्शन एज इफ इट वर अ लेवी ऑफ सेल टैक्स। ये एफईडी की बात हो रही है कि अगर कोई और कानून आप पे ऐसा टैक्स लगा रहा है जो कि बिल्कुल सेल्स टैक्स की तरह है, तो फिर आपको उस कानून को पूरा करने के लिए भी सेल टैक्स में रजिस्टर होना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप एफईडी लगवा रहे हैं अपनी चीज़ों पे, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर भी रजिस्टर होना पड़ेगा। ओ ठीक है, ओ ठीक है, ओ जालिमो, सब अच्छा है। चलिए जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। A commercial exporter who intends to obtain sales tax refund for his zero rated supplies। आज बात होगी जीरो रेटेड पढ़ते हैं, ये होती क्या है?
सर जितनी भी एक्सपोर्ट्स है ना ये जीरो रेटेड होती हैं। मतलब अगर आप मुल्क से बाहर कोई चीज़ बेचेंगे ना तो वो 100 वाली चीज़ 118 की नहीं होती, वो 100 की जाती है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़ायदा, एक आपको ये बताया था ना कि ज़ीरो रेटेड वालों में और एग्जाम्प्ट में फ़र्क क्या है। ज़ीरो रेटेड वालों पे पूरा कानून लगता है, एग्जाम्प्ट वालों पे कानून ही नहीं लगता। ये एक फ़ायदा था, एक फ़ायदा अब आने लगा। हो सकता है कि एक्सपोर्टर ने पाकिस्तान में कोई चीज़ ख़रीदी हो ये बनाने के लिए 50 रुपए की, सर उस पर तो 18% उसने दिया होगा ना। मतलब आप खुद सोचें, ये बॉर्डर है जी, ये बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है, इसकी एक्सपोर्ट 0% है, लेकिन जिस बंदे से ये पाकिस्तान में खरीद रहा है इसकी एक्सपोर्ट तो नहीं ना है, ये तो 18% पे लगाएगा। तो इसका मतलब है इसने इसको तो टैक्स पे किया होगा लेकिन आगे कस्टमर से रिकवर नहीं किया होगा। तो ये हुकूमत को जाके कहेगा कि हुकूमत जो मैंने तुम्हें जो भी बनता है 9 रुपए बनते हैं, सॉरी आई एम सॉरी, कि 9 रुपए हुकूमत जो मैंने तुम्हें दिए मैं ना आगे से कस्टमर से मैंने रिकवर कोई नहीं किए, लेकिन चूंकि मेरी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई है, मैं टैक्स तुम्हें दे रहा हूं लेकिन 0 पे, तो ये 9 मुझे वापस करो। तो सर ये एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि जो आपने परचेज के टाइम पे टैक्स दिया होता है ना वो सारा आपको वापस मिल जाता है, और हुकूमत वापस करती है, ऐसा नहीं है वापस नहीं करती, ये आपको वो वापस करती है। वो ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि एक्सपोर्टर जो जीरो रेटेड सप्लाईज कर रहा है उसने जो इनपुट क्लेम किया हुआ है वो इनपुट रिफंड के तौर पे माइनस कर सकता है। तो लिखा हुआ है जी, अ कमर्शियल एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन सेल्स टैक्स रिफंड फॉर हिज जीरो रेटेड सप्लाईज। तो एक कमर्शियल एक्सपोर्टर जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है और वो चाहता है कि वो अपनी जीरो रेटेड सप्लाईज को रिफंड के तौर पे क्लेम कर ले, उसने भी सेल टैक्स में रजिस्टर होना है। हाँ अगर नहीं करना चाहते तो ना हो, मर्जी आपकी, लेकिन कौन नहीं करना चाहेगा, कौन नहीं करना चाहेगा कि जी मैंने पेमेंट की हुई है टैक्स की मुझे वापस मिल जाए, सब करना चाहेंगे। तो इसलिए सब लोग एक्सपोर्टर जो है ना वो लाजमी सेल्स टैक्स में रजिस्टर होते हैं। कोई सवाल जी? एक्सपोर्ट पे क्या होता है? एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता है? वो सर इनकम टैक्स की बात की थी मैंने, एक्सपोर्ट पे इनकम टैक्स लग गया है अब ये इस बजट में, आज से नाफिजुल अमल है वो। आज पहला दिन है ना टैक्स ईयर 25 का। वो यार आपने मुबारक नहीं दी, टैक्स ईयर 25 शुरू हो गया यार, मर्जी है आपकी जी। सर एक्सपोर्ट में नहीं इंपोर्ट पे बताया था। एक्सपोर्ट पे कौन सा टैक्स लगता है? इंपोर्ट पे लगता है टैक्स। एक्सपोर्ट पे ना बड़ा मुख्तसर सा टैक्स था जो लगता है। ओहो यार खुदा के बंदे, वो ये था कि पाकिस्तान में गाड़ी बनाने पे उसको ज़्यादा टैक्स लगता है, लेकिन अगर वो बाहर से इलेक्ट्रिक कार इंपोर्ट करता है ना तो उस पर कम टैक्स लगता है। वो ये बात थी, एक्सपोर्ट की मैंने बात नहीं की थी। पाकिस्तान में वो गाड़ी बनाता है ना तो उसको ज़्यादा टैक्स लगता है, लेकिन अगर वो बाहर से बनी बनाई गाड़ी इंपोर्ट करता है ना तो उसको कम टैक्स लगता है। वो ये बात थी, ठीक है। ये तो मैं एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ कि आपने बाहर के मुल्क अगर कोई चीज़ भेजी है तो उस पर क्या है, उसमें भेजने की तो बात कोई नहीं थी जी। कोई सवाल? पता लग गया किन लोगों ने रजिस्टर होना है? आप किसी में फॉल करते हैं? फीलिंग आ रही है कि आप सी में फॉल करते हैं, नहीं बी में फॉल करते हैं, नहीं बी में, ए में तो करते ही होंगे नहीं? अच्छा मर्जी है आपकी। चले जी, ये तो हो गए वो लोग जिन्होंने रजिस्टर होना है। अब आते हैं जी तरीक़ेकार क्या होगा। नहीं सर ये नहीं होता है, वो उनका ताल्लुक तो रिटर्न के साथ होता है। अगर आप रिटर्न जमा करा रहे हैं वक्त के ऊपर तो आप एक्टिव टैक्स पे रहे हैं। फाइलर नॉन फाइलर वर्ड खत्म हो गया लॉ से, अब एक्टिव नॉन एक्टिव है। हाँ तो वो वही है ना, अब नॉन एक्टिव और एक्टिव है। उनका मकसद ये था कि जितने भी नॉन एक्टिव है ना, जितने भी नॉन फाइलर हैं उनको ख़त्म कर देंगे हम, ख़त्म कर देना उनको। क्या मतलब हंस क्यों रहा है? मतलब ये है कि उनको भी फाइलर कर देंगे। आप क्या समझ रहे हैं? आप हाँ ऐसे नहीं, उनको उनको फाइलर करेंगे तो नॉन फाइलर ख़त्म हो गए ना। ज़रूरी नहीं है कि बंदा मर के ही ख़त्म हो, अगर आप नॉन फाइलर को फाइलर कर देंगे ना तो भी तो नॉन फाइलर ख़त्म हो जाएंगे। तो वो ये कहना चाह रहे थे, आप पता नहीं बात को कहाँ ले जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यानी सब लोग रिटर्नें भरेंगी, आप भी भरेंगे रिटर्नें। हो सकता है आ जाए रिक्वायरमेंट कि जिसने आई कैप के पेपर देने हैं वो जब तक रिटर्न जमा नहीं कराएगा वो पेपर नहीं देगा।
कोई रोक सकता है गवर्नमेंट को? हाँ, तो फिर आप सबको रिटर्न भरनी पड़ेगी। वो यार ये हो जाए ना तो लेवल हो जाए। क्या हुआ? खाली रिटर्न? क्या बात है, नहीं खाली रिटर्न, ऑडिट खुल गया। फिर जो पैसे कमाता है अदर सोर्सेज, दोस्तों से कैश में कर्जे लिए हुए हैं, वो किधर से आएंगे? ऐसे नहीं भाई होता, ऐसे नहीं होता। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए ना तो कोई नहीं, ऑफिस है मेरा, फीस थोड़ी सी। चलें, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन वैसे यार कमाल हो जाए। अभी वैसे वो रिक्वायरमेंट तो आ गई है कि अगर आपने बाहर के मुल्क ट्रैवल करना है ना, तो जब तक आप रिटर्न जमा नहीं कराएंगे आप बाहर के मुल्क नहीं जा सकते, आपको जहाँ से उतार लिया जाएगा। हाँ वो है, तू किधर जा रहा है? बाहर आ। सर जी आज से इस बजट में लिखा हुआ है ये, सिर्फ हज उम्रा करने की इजाज़त है और स्टूडेंट्स को माफ़ी है, इसके अलावा किसी को माफ़ी नहीं है। मतलब ना अगर मैं किसी वैसे मुल्क में जाता हूँ तो मतलब किसी और मुल्क में चला गया, हज उम्रे पे नहीं जा रहा, तो और मैं स्टूडेंट भी नहीं हूँ, तो कहेंगे बेटा रिटर्न की तरह तुम्हारी लेके आओ जी, सऊदीया जाएं। अच्छा, रिटर्न नहीं जमा करानी, 2 नंबरी लगा लेनी है। अच्छा पहले सऊदीया चले जाएं फिर, और भाई सऊदीया जाने के लिए आपका उम्रे का वीज़ा होना चाहिए, ठीक है? तो वो वीज़ा दिखाओगे, साबित करोगे, फिर होगा। ऐसे ऐसे नहीं है, तू वखरा ही सा है। अच्छा जा भी रहा, मुल्क भी कौन सा चूज किया है 2 नंबरी लगाने के लिए? रिटर्न नहीं जमा कराएगा, फेरा पवा लेगा अपने आप को। नहीं जी मैं फेरा डाल के जाना, मैंने चाइना नहीं, पहले मैं सऊदीया चला जाऊंगा। अजीब आदमी है यार तू, रिटर्न नहीं जमा कराएगा। अमीरों की ये निशानी होती है भाई, पैसा जब बड़ा होता है ना, वो कहते हैं जाना इधर नहीं, पहले इधर जाते हैं फिर वहां से वापस आते हैं। ठीक है, और भी सवाल है मेरे भाई का? अब जाएगा सऊदीया? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करानी है तो कैसे होगी? सर जी आप सबको मुबारक हो कि ये ना अब ऑनलाइन हो चुका हुआ है। या आज से कोई 3-4 साल पहले ऑनलाइन हुआ था, वरना जो भी पहले सेल टैक्स का प्रोसीजर था ना, वो सारा मैनुअल था। आपको कागजात लेके जाना पड़ता था, वहाँ पे धक्के खाने पड़ते थे। और फिर आपको पता है सर, मैनुअल सिस्टम जो होते हैं, जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो और बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं बीच में। वो सब मसले मसाइल इसमें थे। अब उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस सारे सिस्टम को ना ऑनलाइन कर दिया। अब क्या होगा जी? अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड शेल अप्लाई ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम। सर कंप्यूटर के थ्रू, सर अपनी मैकबुक ओपन करेंगे, www.fbr.gov.pk ओपन करेंगे, आपको मैंने दिखाई हुई ना रिटर्न, वहाँ पे जाके लॉगिन करेंगे और वहीं से ही सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन आपकी हो जाएगी। तो आपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू करना है, करेगा कौन? थ्रू ओनर। अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं तो आप खुद करेंगे। मेंबर और पार्टनर, अगर एओपी की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन होने लगी है तो फिर मेंबर या पार्टनर जो है वो करेगा, और ऑथराइज डायरेक्टर, और अगर कंपनी सेल टैक्स में रजिस्टर होना चाह रही है तो फिर डायरेक्टर करेगा। एप्लीकेशन विल स्पेसिफाई आरटीओ वेयर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। आरटीओ स्टैंड्स फॉर रीजनल टैक्स ऑफिस। तो आपने एप्लीकेशन में बताना है कि आप कौन से वाले ऑफिस में अपनी रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। जैसे आप ICAP के पेपर अप्लाई करते हैं तो आप बताते हैं ना, लाहौर में पेपर देना है, इस्लामाबाद में देना है, कराची में देना है, न्यूयॉर्क में देना है, लांझन में देना है, ढाका में देना है, दुबई में देना है, खलीजी रियासतों में देना है, कहाँ कहाँ पेपर होते हैं, जहाँ जहाँ भी होते हैं तो आप वो बताते हैं ना, मेंशन करते हैं इस दफ़ा चलो पेपर न्यूयॉर्क में जाके देते हैं। तो इसी तरीके से आप RTO बताएंगे कि RTO कौन सा होगा, लाहौर होगा, कराची होगा, पेशावर होगा। ओके। अच्छा अब पता कैसा, हाँ RTO पिंडी भी है। अच्छा पता कैसा लगेगा कि जी आपका जो क्या कहते हैं RTO कौन सा है? अब मर्जी तो नहीं ना, मैं लाहौर में बैठा हूँ, मैं गवादर का RTO दे दूँ, ये RTO गवादर, वो कहेगा वो तेरा दिमाग सही है, तू लाहौर बैठा है, तू किधर गवादर का RTO में आ गया? आपको साबित भी करना पड़ता है। ओके। अब वो साबित करने के लिए अगले सफ़े पे हमने एक तस्वीर बना दी है, सफ़ा नंबर 503 पे मिलेगी आपको इस तस्वीर की लाश। इस तस्वीर से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन आप करना नहीं चाहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि आसान तब होगी जब आप इसको याद करेंगे। रजिस्ट्रेशन, 2 तरह के लोग होते हैं, एक होती है कंपनी, दूसरी होती है AOP इंडिविजुअल्स। अच्छा याद रखिएगा, ये जो वर्ड होता है ना इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड का वर्ड ना सिर्फ कंपनीज के लिए इस्तेमाल होता है। इंडिविजुअल और AOPs के लिए आप इनकॉर्पोरेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि इंडिविजुअल और AOPs रजिस्टर होती हैं, लेकिन कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती हैं, तो फिर बिल्ली की आवाज़ निकालने लगा था ना। ओके। तो कंपनीज के लिए इनकॉर्पोरेशन का वर्ड होता है और इंडिविजुअल और AOPs के लिए किसका वर्ड होता है? रजिस्ट्रेशन का। तो बस लफ्ज़ का फ़र्क है, मतलब सेम ही है। तो सर अगर आप कंपनी हैं तो सर फिर आगे 2 ऑप्शंस हैं, या आप पब्लिक कंपनी होंगे या आप प्राइवेट कंपनी होंगे। अगर आप पब्लिक कंपनी हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड से फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आप कौन से RTO में रजिस्टर होंगे? प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है। लाहौर में हेड ऑफिस है, लाहौर के RTO में। कराची में हेड ऑफिस है, कराची के RTO में।
ठीक होगी बात। लेकिन आप हैं प्राइवेट कंपनी, तो फिर देखा जाएगा क्या तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग। जी सर, फैक्ट्री मेरी फैसलाबाद में है और हेड ऑफिस मेरा लाहौर में है, तो वो कहेगा प्लेस वेयर फैक्ट्री इज लोकेटेड। वो कहता है फिर जिस इलाके में तुम्हारी फैक्ट्री लोकेटेड है यानी फैसलाबाद में, तुम वहां रजिस्ट्रेशन कराओगे अपनी, लाहौर में नहीं करा सकते, जहां फैक्ट्री है वहां पे। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग में हैं या आप सर्विसेज में हैं, सर्विसेज तो वैसे फॉलो नहीं करती, ट्रेडिंग में हैं, तो प्लेस वेयर मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन, सिंपल बात है, जहां आपका दफ्तर होगा, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए तो फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती ना, तो फिर जहां पे आपका दफ्तर है वहीं पे आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। तो सर कंपनी के लिए तीन बातें हैं, अगर कंपनी पब्लिक है तो जहां पे ऑफिस है वहां पे, अगर कंपनी प्राइवेट है तो देख लें मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कि नहीं कर रही, अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो फैक्ट्री वाली जगह पे, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही तो जहां पे ऑफिस है वहां पे। तो ठीक है, ओके। जी जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता, नो आइडिया। हो सकता है कंपनी हो सकता है एओपी हो, अल फतेह तो एओपी है, उसका मुझे पता, बाकियों का नहीं पता। जी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी किधर, एलएलसी लिमिटेड लाइब वो कंपनी है मेरे भाई, एलएलसी तो लिमिटेड लाइबिलिटी प्राइवेट होगी मेरे ख्याल में, नहीं दोनों में से कोई भी हो सकती है, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना कि वो पब्लिक के तौर पे प्राइवेट के तौर पे। अब आप कहेंगे जी जिसके आखिर में लिमिटेड लगाओ वो पब्लिक है प्राइवेट है, तो भाई देखना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी पता। ओके जनाब, ये नहीं टैक्स की रोशनी में नहीं है, ये कॉर्पोरेट लॉ की रोशनी में है, कॉर्पोरेट लॉ की रोशनी में, जो भी आपने नहीं पढ़ा हुआ। आए जी, इंडिविजुअल और एओपी के लिए क्या असूल है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड बिजनेस प्रीमिसेस इन सेम लोकेशन, वो कहता है हेड ऑफिस भी लाहौर में है और फैक्ट्री भी लाहौर में है, तो कहाँ रजिस्टर होंगे, प्लेस वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, ऑफिस जहाँ पे हेड ऑफिस है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड बिजनेस प्रीमिसेस इन डिफरेंट लोकेशन, ऑफिस लाहौर में है, फैक्ट्री फैसलाबाद में है, प्लेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड। सर ये थोड़ा इसी तेज कर देंगे आप प्लीज़, 16 पे कर दें। तो भाई जहाँ पे फैक्ट्री है फिर वहाँ पे, तो सर 5 चीज़ें लाजिम हो गई। कंपनी अगर पब्लिक होगी तो कहाँ पर रजिस्टर होगी, जहाँ ऑफिस है, और अगर कंपनी प्राइवेट होगी तो कहाँ पर रजिस्टर होगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो फैक्ट्री वाली जगह पे, अगर ट्रेडिंग है तो ऑफिस वाली जगह पे। इंडिविजुअल, अगर उसका ऑफिस और फैक्ट्री एक ही जगह पे है तो ऑफिस वाली जगह पे, अगर ऑफिस और फैक्ट्री डिफरेंट जगह पे है तो फिर फैक्ट्री वाली जगह पे। ठीक है जी, कोई सवाल, ठीक है जी। तो सर इस तस्वीर को जरा एक आधा मिनट लगा के देख लें, फिर हम पीछे आके टेबल पढ़ लेते हैं ताकि हमें कोई तंगी ना हो। अल्लाहु अकबर, बड़े शहरों में होता, हाँ इधर तो 2-3 बने हुए हैं दफ्तर, तो उधर भी बने हुए हैं, लक्ष्मी के चौक के पास बना हुआ है, फिर उधर नाबा रोड पे बना हुआ है, अब एक इधर बना रहे हैं ये लेक सिटी के पास, फैल गया ना, तो अब एक की जगह कैपेसिटी नहीं होती ना, तो फिर और बिल्डिंग बनानी पड़ती हैं। ठीक है जी, चले आगे, आगे चलें। पर्सन इन केस ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एरिया वेयर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड, तो वो जगह जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस मौजूद है, वो ठीक है, ही पढ़ के आए हैं। इन केस ऑफ अदर कंपनीज से मुराद है प्राइवेट कंपनीज, इफ द कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग, द प्लेस वेयर फैक्ट्री सिचुएटेड, यही पढ़ा था, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो फैक्ट्री वाली जगह। इफ द कंपनी इज एंगेज इन बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चर, द प्लेस वेयर मेन बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन, मेन बिजनेस एक्टिविटीज से मुराद है ऑफिस। तो सारी बातें जो पढ़ के आए वो क्लियर हो गई। डी पढ़े पहले, इन केस ऑफ ए पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड, नॉट इनकॉर्पोरेट से मुराद है इंडिविजुअल और एओपी, having single manufacturing unit and whose business premises and manufacturing unit are in different location, फैक्ट्री और ऑफिस डिफरेंट लोकेशन पे है, तो सर कौन सी जगह थी, फैक्ट्री वाली। द जुरिस्डिक्शन वेयर द मैन्युफैक्चरिंग इज लोकेटेड, जुरिस्डिक्शन कहते हैं इलाके को, ओके
अक्सर ट्रैवल करते हुए आपने देखा होगा एख्ताम थाना हदूद जड़ांवाला, आगाज़ थाना हदूद काला शकाकू, अच्छा कोट अब्दुल मालिक, सॉरी अब ठीक है, नहीं मोटरवे पे नहीं आता ये। तो ये होते हैं जी जुरिस्डिक्शन, ये इलाका। तो अगर आपका एक्सीडेंट अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कोट अब्दुल मालिक के हदूद में हुआ हो और आप जड़ा वाले थाने में आ जाएं तो वो भगा देगा आपको, क्योंकि भाई उनके हदूद में वजह, उनके पास जाओ, मेरे पास ना हो, तो फिर आपको उधर जाना पड़ेगा जी। नहीं सर, वो 15 तो एक सेंट्रल जगह है ना, 15 आप सेंट्रल कॉल करते हैं तो फिर आप अपनी जगह बताते हैं, फिर उस इलाके में जो पुलिस घूम रही होती है ना उस इलाके की, वो फिर उनको कम्युनिकेट करते हैं, वो फिर आ जाते हैं 2-3 दिन बाद। आपको क्यों बुलानी पड़ी है 15? अल्लाह ना करे किसी को बुलानी पड़े जी। अच्छा मोबाइल ले गया था कोई फिर? ओके, आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। ऐसी बातें ना बताया करें, मैं ज़रा, आपको पता है ना डरपोक सा इंसान हूँ, पता लगे सर कल को मैं ही गायब हुआ हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं। हॉस्टल वाले कि पुलिस वाले? अच्छा, मैंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा बुलाया था और आ गए थे बगैर रेफरेंस के, और जल्दी आ गए थे। अच्छा नहीं, काम भी मेरा कर दिया था उन्होंने, तो शायद शक्ल कह गया जी। क्या हुआ? नहीं लेवल क्या है, मैंने 15 पे कॉल की, मैंने कहा भाई ये काम है, आ जाते हो? कहते जी भी आ जाते सर, परेशान क्यों होते हैं आप? तो आ गए। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, ये बात है फरवरी की, जनवरी की, इसी जनवरी की आ गए जी। जी सर, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, अब हम हुक्म किसको दे सकते हैं? हम तो आपको भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम तो बाहर के लोगों को भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपने माँ बाप को भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम बेगम को भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमें तो आदत है रिक्वेस्ट करने की, जनरेशन ही ऐसी है ना। हमारी जनरेशन माँ बाप के आगे भी ऐसे खड़ी होती है, बच्चों के आगे भी ऐसे खड़ी होती है, अजीब है हम। एनीवेज छोड़ें, आगे चलें। क्या हुआ मेरे भाई, क्या फरमाया है भाई ने? बताने वाली बात नहीं है। अच्छा और करें सीए? नहीं, मसला सीए का नहीं है, यकीन करें मसला सीए का नहीं है, मसला है अगला भी सीए है। अब समझ आया तुम्हें? अब मसला समझ आया तुम्हें? अब बंदा रो भी नहीं झाड़ सकता, कितनी मुश्किल क्वालिफिकेशन की हुई है, लेकिन वो आगे से कहते हैं अच्छा जी, अच्छा जी, तो बंदा फिर क्या करे, शर्मिंदा शर्मिंदा हो जाता है जी। एफसी है, हाँ जी। इसका भी एक मसला है, मेरे फादर इन लॉ भी एफसी हैं, वो कहती बचपन से देख रही हूँ एफसी है, तू आज हुआ है वो कब के हैं? यार हर तरफ से बिस्ती है यार, यार ये काट दी सारा कुछ, हर तरफ से बिस्ती है दोस्त, क्या करूं? तो भाई का प्लान ना सीए वाला अधूरा रह गया, सारा प्लान चौपट हो गया भाई का। चले है, छोड़ें, दफा करें यार, आगे चले। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो भी एसी हैं, वरना अगर वो भी अस्तगफुरुल्लाह यार, उन्होंने कब बोला यार एफसी है? अच्छा अभी है टाइम थोड़ा सा, शुक्र अल्लाह का, तब तक थोड़ी सी बचत है, उसके बाद तो गया भाई। इन केस ऑफ ए पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड सी, तो द जुरिस्डिक्शन वेयर बिजनेस इज एक्चुअली कैरिड ऑन। तो सर डी के अंदर अगर आपको वो ये बता रहा है कि आपका हेड ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, तो सी का मतलब है कि सेम प्लेसेस पे हैं। ओके, डी में अगर डिफरेंट में है तो सी का मतलब है कि सेम पे हैं। तो बस ठीक है, जहां पे आपका बिजनेस चल रहा है, जहां पे आपका ऑफिस है, तो वहीं पे। तो टेबल में अब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि आपने आगे फ्लो चार्ट पढ़ लिया। कोई सवाल किसी का? चलिए जी। द जुरिस्डिक्शन ऑफ लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स शैल बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। सर जी, जो एफबीआर के दफातर है ना, उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक आरटीओ रीजनल टैक्स ऑफिस और एक एलटीयू लार्ज टैक्स पेयर यूनिट। जो लोग होते हैं ना बड़े बड़े टैक्स पेयर, जो ज्यादा टैक्स पे करते हैं, आप जैसे लोग, वो एलटीयू में जाते हैं, और मेरे जैसे जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं, जो थोड़ा थोड़ा टैक्स पे करते हैं, वो जाते हैं आरटीओ में। तो सर फर्क क्या होता है? आरटीओ में फर्श होंगे चिप्सों वाले, एलटीओ में मार्बल लगे होंगे। आरटीओ के अंदर स्प्लिट लगे होंगे, एलटीओ में सेंट्रली एयर कंडीशन। आरटीओ में सफेद लाइट होगी, आरटीओ में येलो लाइट होगी।
आरटीओ में सोफे होंगे, कुर्सियां होंगी, एलटीओ में सोफे होंगे। आरटीओ के कैफे से दाल चावल मिलेगी, यहाँ पे यू मैन पिज्जा सैंडविचेस यू नो एवरीथिंग मैन। तो इस तरह का यो मॉल होगा वहाँ पे, नहीं यो मॉल, ब्रो मॉल। तो यहाँ पे ब्रो मॉल होगा। तो सर माशाल्लाह आप आए हैं, आप अरब अरब करोड़ करोड़ रुपया टैक्स पे करते हैं, आप एलटीयू में जाए सर, आप कितने छोटे लोगों में फिर रहे हैं। बात समझ आ रही है? इनकी पार्किंग भी अलग होती है, वहाँ पे गार्ड भी होते हैं, वैले पार्किंग नेक्स्ट लेवल होता है कि नहीं होता, इनका नेक्स्ट लेवल है। तो बेसिकली दो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो वो ये कह रहा है कि एलटीयू की जुरिस्डिक्शन जो है ना वो भी बोर्ड बताएगा कि कौन कौन से लोग एलटीयू में फॉल करेंगे। तो ये बेसिकली ना टर्नओवर की बेस पे होता है कि जिस कंपनी की जितनी सेल्स हो जाती है ना वो एक लिमिट से जब बढ़ जाती हैं तो उससे ऊपर वाले सारे एलटीयू में गिर जाते हैं जाके। ठीक हो गई बात? किसी का कोई सवाल? सब अच्छा है। अच्छा, अब एक बंदा चाहता है कि जी मैं फैसलाबाद में रजिस्टर्ड हूँ, मैंने नहीं होना फैसलाबाद में, मैंने लाहौर में रजिस्ट्रेशन करानी है, ट्रांसफ़र करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। एफबीआर में ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन वेयर प्लेस ऑफ बिजनेस और रजिस्टर्ड ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड। वो कहता है सर मेरा ऑफिस लाहौर में है, फैक्ट्री मेरी फैसलाबाद में है, सारा मेरा जो टैक्स का पढ़ा लिखा स्टाफ है लाहौर में बैठता है, रजिस्ट्रेशन आपने मेरी फैसलाबाद में की है, मेहरबानी करके लाहौर करें इसे। तो ऐसा हो सकता है, रजिस्ट्रेशन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर प्रोसीजर आगे आ रहा है, लेकिन फिलहाल उसने बता दिया कि एफबीआर अगर चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है। यहां तक कोई सवाल किसी का? चलिए जी, अब इलाके तो आपको पता लग गए कि आपने कहां कहां रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो अब नेक्स्ट बात हम करते हैं जी, अब प्रोसीजर बताने लगा है। द एप्लीकेंट हैविंग एनटीएन और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने सेल टैक्स में रजिस्टर होना है तो आपके पास एनटीएन होना चाहिए। जब तक आपके पास एनटीएन नहीं होगा तब तक आप सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और एनटीएन होना या इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन का होना एक ही बात है। जैसे कैफ रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पीआरसी की रजिस्ट्रेशन चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही आपको सेल टैक्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एनटीएन की रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर एनटीएन नहीं है तो नहीं हो सकता। सो द एप्लीकेंट हैविंग एनटीएन और इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन शैल यूजिंग हिज लॉगिन क्रेडेंशियल। सर व्हाट इज लॉगिन क्रेडेंशियल? सर जो आपने फेसबुक के लिए यूजर नेम नहीं बनाया हुआ pindyboy@hotmail.com और आपने पासवर्ड रखा हुआ है pindyboys@123, तो बस ठीक है, दीज आर योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। यार आप हंसते क्यों है पिंडी बॉय पे? तो आपको पता नहीं पिंडी बॉयज का लेवल होता है एक, और समझ रहे हो, और समझ रहे हो कि नहीं? असल है पिंडी तो है, और क्या है? आप हंसते, आप में से है कोई पिंडी का? आप में से कोई है पिंडी का? कोई भी नहीं है? अच्छा, तो लेवल है पिंडी का। तो ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स होते हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अपलोड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट। तो सर आप अपना लॉगिन पासवर्ड जो है वो ऐड करेंगे और उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, और ये जो नीचे चीज़ें दी गई हैं ये आपने अपलोड करनी है। सबसे पहले आप करेंगे सेल्फी अपलोड। बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द बैंक इन द नेम ऑफ बिजनेस। भाई आप जब भी बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप बैंक को जाके कहते हैं कि सर मेरा बैंक अकाउंट आपके पास खुला हुआ है, प्लीज़ इसकी एक वेरिफिकेशन लेटर मुझे दे दें। वो फिर एक लेटर बना देते हैं कि दी पर्सन शौकत हैविंग CNIC 0900786601 हैज़ हिज बैंक अकाउंट ओपनड इन आर ब्रांच, हिज अकाउंट नंबर इज दिस। बस 2 लाइनें लिख के वो आपको कागज़ दे देते हैं। आपने वो कागज़ जो है वो स्कैन करके तो अपलोड कर देना। इसको कहते हैं बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट, और इसको अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, डिफरेंट नाम है। तो आपने बैंक ओपन करवाना है, बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, उसके बाद ही सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी, अदरवाइज नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये कागज़ हमें चाहिए होता है। ओके, और सब क्यों चाहिए होता है ये कागज़? वाई डू वी नीड इट? हाँ जी सर, कल को आपने अगर अपना अकाउंट उनको बताना है, कल को वो देखना चाहें कि भाई ने कोई टैक्स चोरी तो नहीं किया, तो ज़ाहिर बात है वो आपका बैंक अकाउंट तो चेक करेंगे ना। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर विद द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर। तो क्या होगा मेरे भाई, आपने कभी बिजली का बिल देखा? उसके ऊपर कंज्यूमर नंबर एक लिखा होता है, आपने वो भी बताना है। आपने वो भी बताना है कि भाई कंज्यूमर नंबर क्या है। तो सर गैस या बिजली के मीटर का कोई भी जो नंबर है कंज्यूमर नंबर, वो आपने देना है। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस इन केस ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस एट वेरियस लोकेशंस। अगर आपकी डिफरेंट ब्रांचेस डिफरेंट लोकेशंस पे हैं तो आपने सब ब्रांचेस का एड्रेस देना है।
तो सर अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल मुनाल रेस्टोरेंट की, तो सर मुनाल का एक हेड ऑफिस होगा और जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी ब्रांचेस जो हैं उसने बतानी है। वो ठीक है, वो सब अच्छा है, ओके आगे चलते हैं जी। देन वी हैव जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस। हाँ जी, ये जीपीएस टैग क्या होता है मेरे भाई? अच्छा, लोकेशन शेयर कर दो। तो सर आपने क्या करना है, आपने अपने दफ्तर की ना तस्वीरें उतारनी है। और दफ्तर की तस्वीरें आप कैसे उतारेंगे? ऐसे 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 नहीं, ऐसे करके नहीं उतारनी, बाकायदा आपने अपने ऑफिस सेटअप की तस्वीर उतारनी होती है और अपना ऑफिस जो बाहर से उसकी तस्वीर होती है ना, आपने वो उतारनी होती है। वो तस्वीर उतार के आपने सिर्फ अपलोड नहीं करनी, बल्कि आपने उसके साथ उसकी लोकेशन भी टैग करनी है कि ये किस शहर के किस इलाके में वाक़ है। कल को अगर वो आके देखना चाहे, पता लगे लोकेशन ही ना मिले, ठीक है? तो इसलिए आपने एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। वो क्या होता है पता नहीं यार, मुझे नहीं पता क्या होता है। एनीवेज, तो सर आपने जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स जो हैं वो अपनी शेयर करनी है विद लोकेशन, ठीक है? और आखिरी जो ई पॉइंट है ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, ये और किसी बंदे के लिए नहीं है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए है कि इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑल्सो द जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑफ मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी और गैस मीटर इंस्टॉल्ड। सर जो मशीनरी आपने इंस्टॉल की हुई है, आपने उसकी भी तस्वीरें जीपीएस टैग तो क्या करनी है, शेयर करनी है, ताकि पता तो लगे ना मशीनरी का इंस्टॉल हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोस्त को कहा जाए यार ज़रा अपनी मशीनरी की तस्वीरें तो भेजी, ओके, और पता लगे वही तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो इसलिए आपने जीपीएस टैग्ड चीज़ें भेजनी है ताकि उनको पता लगे कल को कि मशीनरी किधर किधर है। और साथ तस्वीर भेजनी है इंडस्ट्रियल मीटर की। सर इंडस्ट्रियल मीटर क्या होता है, आपको बताया हुआ? ये इंडस्ट्रियल एरियाज में ही लगता है, ये घरों में नहीं लगता, ये दुकानों पे भी नहीं लगता, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एरियाज में लगता है। तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री होगी ना, तो इसका मतलब है कि अगर आप घर में या कमर्शियल दुकानों में कोई मैन्युफैक्चरिंग का स्टेटस लेना चाह रहे हैं तो सॉरी आपको नहीं मिलेगा, आपको इंडस्ट्रियल एरिया में जाके ही मीटर लेना पड़ेगा। तो इसकी भी तस्वीर, मीटर की भी तस्वीर जाती है। तो ये दो चीज़ें आपने शेयर करनी है, एक मशीनरी की तस्वीरें जीपीएस टैग और मीटर की तस्वीरें जीपीएस टैग। कोई सवाल? ये फैक्ट्री नहीं है सर, ये इनका रेस्टोरेंट है। ये अच्छा, इनकी एक फैक्ट्री है कोट लखपत इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ से ये मैन्युफैक्चरर होंगे। हाँ जो भी है, बस वहाँ से मैन्युफैक्चरर का स्टेटस मिल जाएगा इनको, बाकी फिर जहाँ मर्जी बनाते फिर। एक तो होना चाहिए ना मीटर, एक मीटर होना चाहिए, बस बाकी जहाँ मर्जी बनाते रहो। आगे चले, ले जी। ये तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के बाद ऑन फर्निशिंग अबव डॉक्यूमेंट्स द सिस्टम शैल रजिस्टर द एप्लीकेंट फॉर सेल टैक्स। आपकी सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है जी। आगे चलिए, आफ्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद द एप्लीकेंट और हिज ऑथराइज पर्सन शैल विजिट ई सहूलत सेंटर ऑफ नादरा। ये क्या साइंस है भाई? सर कुछ होते हैं नादरा के दफातर जहाँ पे आप शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, कुछ ना इनके ई सहूलत सेंटर भी होते हैं, जैसे आप वो जैस कैश नहीं करा रहे होते, इजी लोड करा रहे होते हैं, इसी तरीके से कुछ मशीनें ना नादरा ने बांटी हुई हैं बेशुमार दुकानदारों को। वहाँ पे जाके आपने कोई 150-200 रुपया देना होता है और उनको कहना होता है कि सर जी मेरी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो उन्होंने वेरीफाई करना है कि क्या ये मैं ही हूँ। तो वो कहेगा हाँ भाई तू ही तू है, आके अंगूठा लगा दे। तो आप फिर उस मशीन पर अंगूठा लगा देते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है और वेरीफाई हो जाता है कि यार यही वो बंदा है जिसने सेल्स टैक्स की एप्लीकेशन फाइल की हुई है। ऐसा ना हो कि आपकी डॉक्टर साहब के साथ लड़ाई हुई थी और आपने डॉक्टर साहब का लॉगिन पासवर्ड लेके उनको सेल टैक्स में रजिस्टर कर दिया, लेकिन बायोमेट्रिक तो नहीं ना करा सकते आप, बायोमेट्रिक तो डॉक्टर साहब को कराना पड़ेगा। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए डॉक्टर साहब को खुद जाना पड़ेगा, वरना फिर उनका अंगूठा काट के ना ले जाइएगा, उनको बेहोशी का इंजेक्शन लगा के फिर वो हो सकता है। ओके, विद इन अ मंथ फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, और ये काम आपने 1 महीने के अंदर अंदर करना है। यानी जब आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल कर दी तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपने बायोमेट्रिक करनी है। इन केस ऑफ फेलियर, और अगर आप नाकाम हो गए, द नेम शैल बी टेकन ऑफ द सेल्स टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से काट दिया जाएगा। हाँ नॉन एक्टिव में डाल दिया जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो आपकी 0.3 में ही हो चुकी है,
ठीक है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा जाके। किसी का कोई सवाल? अच्छा जी, 0.5 भी सर मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। अगर आपने मैन्युफैक्चरर के तौर पे स्टेटस अप्लाई किया हुआ है फिर क्या होगा, इन ऑफ मैन्युफैक्चर द बोर्ड में रिक्वायर पोस्ट वेरिफिकेशन थ्रू फील्ड ऑफिसेज और अ थर्ड पार्टी। एफबीआर आपके इलाके की, आपकी फैक्ट्री की सॉरी, इंस्पेक्शन कर सकता है। वो कह सकता है कि चलो ठीक है, मान लिया तस्वीरें आ गई मशीनरी की, जीपीएस टैग तस्वीरें आ गई, इंडस्ट्रियल मीटर आ गया, जाके देखो तो सही क्या वाकई एग्जिस्ट भी करता है कि इसने ये भी फनकारी लगाई हुई है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है भाई, टेक्नोलॉजी में आपको पता है बंदे की शक्लें बदल देते हैं, ऐसे ही है। तो इसीलिए भाई बड़ा ज़रूरी है कि जाके वेरीफाई किया जाए, क्योंकि इंसानी आँख तो बहरहाल इंसानी आँख है। ओके, तो अच्छा, एक मैं आपको रियल लाइफ मिसाल बताता हूँ, आपने बताना है कि ये ठीक है कि गलत है। एक जानने वाला मेरा था एफबीआर का, उसका काम था कि वो ना जगह जगह पे जाके ना इंस्पेक्शन करता था कि वाकई ये मशीनरी मौजूद है कि नहीं। तो वो मुझे वाकया सुना रहा था, कहता है मैं एक दफ़ा ना चला गया एक इलाके में, छोटा इलाका था वो, लाहौर का ही छोटा इलाका था। तो एप्लीकेशन आई हुई थी कि जी मैंने मैन्युफैक्चरर के तौर पे अप्लाई करना है, तो आप आके ना वेरीफाई कर लें। कह रहे मैं वहाँ पे गया ना, तो बाकायदा ना एक चार दीवारी जैसा बनी होती है ना, वहाँ पे बनी हुई। कहता दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया, अंदर ना फिर वो एक बिल्डिंग बनी थी छोटी सी। कहता मैं उसके अंदर गया ना, तो उसने बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई मशीन रखी। कहता ये मशीनरी है सर। नहीं, मशीनरी नहीं है। आप बताइए मैन्युफैक्चरर का स्टेटस उसको मिलेगा कि नहीं? चलें, आपके लिए भी एक एग्जाम्पल हो गई। तो अगर एक इतना बड़ा एक रूम हो इसी तरह से, और इसके बीच में यहाँ पे आपने एक सिलाई मशीन रखी और आप कहेंगे कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, तो बताएं सवाल बनता है कि नहीं बनता? नहीं सर, नॉर्मली एफबीआर ना इतने लेवल पे नहीं देता। वो कहते हैं सर तो हर घर में सिलाई मशीन पड़ी हुई है, तो क्या हम सबको मैन्युफैक्चरर का स्टेटस देते हैं? सर कोई उन्होंने अपनी लॉ में कहीं नहीं लिखा हुआ, बस कोई जजमेंट उन्होंने अपनी बनाई होगी। वो कहते हैं नहीं जी, कम से कम को 25 30 40 50 मशीनें हो, पता तो लगे ना कि यार चलो वाकई काम हो रहा है। एक मशीन पे क्या मैन्युफैक्चरिंग होनी है भाई? इस तरह तो भाई फिर मैं भी घर से मिल्क शेक की मशीन उठा के लाऊं, यहाँ पर रख दूँ, मशीनरी पड़ी है, करो मुझे मैन्युफैक्चरर। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। तो बाकायदा एक प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए जिसको आप वाकई में मशीनरी की कैटेगरी में क्लासिफाई करें। दिस इज बेस्ड ऑन जजमेंट, ये जजमेंट की बेस पे है। तो बहरहाल एफबीआर जो है वो आपकी वेरिफिकेशन करा सकता है, थर्ड पार्टी को भी कह सकता है, हायर कर सकता है, और अपने ही लोगों को भी कह सकता है कि जाके वेरिफिकेशन करें। कोई सवाल? इन केस द फील्ड ऑफिस फाइंड्स दैट एनी डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड इज नॉन जेन्युइन और फेक और wrong, वो कहता है कि जी फील्ड ऑफिस को पता लगा कि इसने तो हमें गलत तस्वीरें दे दी हैं, भाई ये मशीनरी तो इसकी है ही नहीं, ये मीटर तो इसका है ही नहीं। वो क्या करेगा, वो चुप करके वहाँ से चला जाएगा, अपने ऑफिस आएगा वापस एफबीआर, और फिर करेगा इट में रिक्वेस्ट थ्रू द सिस्टम टू प्रोवाइड द मिसिंग डॉक्यूमेंट। तो वो सिस्टम के थ्रू आपको एक पैगाम भेजेगा, जो मैंने आपको दिखाया भी था कि एफबीआर से जितने पैगाम आते हैं वो सारे इनबॉक्स में आते हैं। तो इनबॉक्स में वो आपको पैगाम भेजेगा कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दो इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर। इन केस ऑफ फेलियर, अगर आप नाकाम हो गए, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी टेकन ऑफ फ्रॉम द सेल्स एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ना किया। ठीक होगी बात? तो सर ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, हाँ जी, सेल टैक्स, जी मेरे भाई, नहीं सर किसी और लॉ के थ्रू क्यों पड़ेगी उसे? हाँ नहीं सर, सेल टैक्स अभी उस पर लागू कहाँ हुआ है? अभी तो रजिस्ट्रेशन पे ही बात फंसी हुई है। नहीं, अभी तो बात से रजिस्ट्रेशन में ही फंसी हुई है। अभी तो उसने कौन सी सेल की आगे, कौन सी उसने कोई परचेज किया? अभी तो इनपुट आउटपुट की कहानी शुरू ही नहीं हुई, अभी तो हम रजिस्ट्रेशन पे बैठे हुए हैं। अभी कौन सा हमने पेपर दिया? अभी तो हमारी सीए कैफ की रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रही। बात समझे हो? वो तो जब पेपर दोगे फिर पास फेल का कॉन्सेप्ट, वो पेपर भी आ रहे हैं। ओ मैन, इट्स 1 जुलाई मैन, इट्स द स्टार्ट ऑफ अ टैक्स ईयर मैन। कितने दिन रह गए? 31 जमा 31 62 और यकम 63 दिन रह गए जी। 63 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा प्लीज़, मैं खुद ही कर लेता हूँ, छोड़ें आप। 63 मल्टीप्लाई बाय 24, अरे 1512 घंटे बाद आपका पेपर है। ये चीज़ मेरे अजीज़, इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, ओ तेरी खैर 90,720 मिनट के बाद पेपर है आपका। आए वे 60, 54,43,200 सेकंड के बाद आपका पेपर है। 2 गए और 2 और गए, वो 3 और गए। अरे कम हो रहा है, 54 लाख सेकेंड्स मैन, 54 लाख सेकेंड्स।
5.4 मिलियन सेकेंड 10 गुजर चुके हैं अब तक, टेंशन हो रही है। अब थोड़ी सी शुरू हुई है। नहीं सर ये 5.4 मिलियन वाकई बहुत है। 1500 घंटे दोस्त, 1500 घंटे बाद आपका आई कैप का पेपर है पहला, नहीं ऐसे ही है ना? ओके, कोई टेंशन हुई है अब कि अभी भी नहीं हुई? नहीं, टेंशन तो हमारे करीब से नहीं, हम टेंशन को होते हैं, टेंशन हमें थोड़ी होती है, हमारा तो ये लेवल है। ठीक है जी, मर्जी आपकी। जिन लोगों ने पढ़े थे पिछला 3 महीने, वक्त तो उनका गुजर गया, वक्त आपका भी गुजर गया, वक्त तो गुजर गया जैसा भी था। जिन्होंने पढ़ लिया था वो ज़रा थोड़े से सुखी होंगे, क्या ख्याल है? और जिन्होंने नहीं पढ़ा सुखी वो भी बैठे हैं, मुझे पता। हाँ, टेंशन उनको भी कोई नहीं है। चले कोई नहीं, अल्लाह हिदायत दे आपको, क्या हो सकता है। 5A टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, क्या मतलब है जी इसका? आरजी रजिस्ट्रेशन। ओ मैन, आरजी रजिस्ट्रेशन वेयर अ मैन्युफैक्चरर files application for sales tax registration as a manufacturer without installing machinery for the purpose of import। पता नहीं क्या लिखा हुआ है मेरे भाई। पाकिस्तान में एक असूल है कि अगर आपने कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है ना तो आपको सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करानी होती है। तो ठीक है, सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराए बगैर आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान का असूल है, ऑपरेशनल असूल है। अब एक बंदे ने एज अ मैन्युफैक्चरर रजिस्टर होना है और मशीनरी चाहिए उसको, मशीनरी उसने मंगवानी है इंग्लैंड से। अब वो क्या करेगा, वो जाएगा एफबीआर के पास और कहेगा यार मैंने ना बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी है मशीनरी, तो मुझे ना तुम मैन्युफैक्चरर के तौर पे ना रजिस्टर कर दो। कहेगा ठीक है, मशीनरी की तस्वीरें भेज दो, मैं ना तुम्हें रजिस्टर कर देता हूँ। हाँ सर वो मशीनरी मंगानी है, उसके लिए रजिस्टर कर दो, ताकि मशीनरी आएगी तस्वीरें दूंगा तुम्हें। अच्छा तो तस्वीरें दे दो, मैं तुम्हें रजिस्टर कर देता हूँ। हाँ सर वो मशीनरी मंगानी है बाहर से, मशीनरी आएगी ना तो इंपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, तो मुझे रजिस्टर कर दो। वो कहते हैं हाँ तस्वीरें भेज दो, मैं रजिस्टर कर देता हूँ। अब आप समझने एक अजीब सा सर्कल बन गया है। उस बेचारे को इंपोर्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए और वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे तस्वीरें दो। तो लॉ मेकर ने यहाँ पे एक हल निकाला। 5A से आपको पता लग रहा होगा कि ये कानून बाद में डाला गया था जब ये प्रॉब्लम आई थी आरजी रजिस्ट्रेशन का। आपको हम टेम्पररी रजिस्टर कर देते हैं। वो ठीक है, जैसे अल्लाह माफ़ करे बीमार होते हैं ना तो आपको कमरे में एडमिट नहीं करते, आपको इमरजेंसी में लिटा देते हैं। मेरा भाई पै थे लम्बा तू। वेयर अ मैन्युफैक्चरर फाइल्स एप्लीकेशन फॉर सेल्स टैक्स, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगा एज अ मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के तौर पे, विदाउट इंस्टॉलिंग मशीनरी। सर मशीनरी है ही नहीं, फिर भी मैन्युफैक्चरर के तौर पे रजिस्ट्रेशन फाइल फॉर द पर्पज ऑफ इंपोर्ट, क्योंकि मशीनरी इंपोर्ट करनी है। रजिस्ट्रेशन टेम्पररी रजिस्ट्रेशन शैल बी अलाउड टू हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 दिन। सर भाई साहब को 60 दिन के लिए टेम्पररी रजिस्टर कर दिया जाएगा। चल मेरा भाई जा जी ले अपनी ज़िंदगी, मंगा ले मशीनरी, तुझे 60 दिन के लिए आरजी रजिस्टर किया, मशीनरी मंगवा, तस्वीरें हमें उसकी प्रोवाइड कर, हम तुझे पक्का पक्का रजिस्टर कर देंगे, परमानेंटली तू कमरे में चला जाएगा, सॉरी घर चला जाएगा। इफ ही फर्निशेज कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंपोर्टेड। सर आपने एक मुकम्मल लिस्ट देनी है कि कौन कौन सी मशीनरी आपने इंपोर्ट करनी है, ओके, अलॉन्ग विद बिल ऑफ लेडिंग। सर व्हाट इज बिल ऑफ लेडिंग? सर जब आप बाहर से कोई भी चीज़ मंगवाते हैं ना तो बाहर की जो कंपनी या जिस बंदे से आप चीज़ें खरीद रहे होते हैं ना, वो बहरी जहाज़ में सामान लोड करने की ना एक रसीद आपको देता है। जैसे यहाँ पे अगर आप कोई सामान दूसरे शहर भिजवाए ना तो आपको बिल्डिंग नंबर मिलता है, जब कोरियर कराते हैं टीसीएस तो आपको कोरियर शिपमेंट नंबर मिलता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब वो मशीनरी वहाँ से भेजेगा ना तो वो आपको बिल ऑफ लेडिंग देगा। आप वो दिखा दें उनको, क्या देखें सर मेरी मशीनरी चल पड़ी है, वहाँ से पहुँचती होगी, तो उनको यकीन आ जाएगा। या फिर गुड्स डिक्लेरेशन। सर गुड्स डिक्लेरेशन क्या होती है? जब भी आपकी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं ना और इंपोर्ट होके वो कराची पोर्ट पे पहुँचती हैं तो वो पूछते हैं हाँ भाई ये किसका माल है, तो आप एक कागज़ बनाते हैं गुड्स डिक्लेरेशन का और डिक्लेयर करते हैं कि ये कौन सी गुड्स हैं और ये मेरी गुड्स हैं। तो वो कागज़ भी एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, या फिर वो दे दें, दोनों में से कोई एक कागज़ दे दें, ओके। तो ये कागज़ जब आप एफबीआर को देंगे, कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी देंगे, वो आपको 60 दिन के लिए टेम्परेरी रजिस्टर कर देंगे और फिर आप ये चीज़ें पाकिस्तान में ला सकते हैं, ओके।
द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन शेल बी इशूड बाय द कंप्यूटराइज सिस्टम विद इन 72 आवर्स ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन। वो कहता है कि अगर आपने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी तो 72 घंटे के अंदर अंदर आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। 3 दिन बनते हैं, ये 3 दिन बनते हैं, 3 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा। द पर्सन शैल नाउ इम्पोर्ट प्लांट मशीनरी एंड रॉ मटीरियल एज अ मैन्युफैक्चरर। सर अब आप मैन्युफैक्चरर के तौर पे चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं इफ़ ही सबमिट्स टू द कस्टम अथॉरिटीज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ टैक्सेस। लें जी, ये कोई नई कहानी आ गई। सर सबसे पहले ये बताएं पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है? जी, तारीख के बाद का चेक। यानी कि अगर आज 1 जुलाई है ना, तो आप इस चेक के ऊपर हो सकता है 31 अगस्त की तारीख डाल दें, तो ये पोस्ट डेटेड चेक बन जाएगा। अब ये चेक आपने देना क्यों है? सर बात को समझिएगा, अगर आप मैन्युफैक्चरर है ना पाकिस्तान में, तो हुकूमत ना आपको कुछ बेनिफिट्स देती है। बाकी बेनिफिट को छोड़े, मैं एक ही बेनिफिट बताता हूँ। वो कहता है कि अगर तुम 100 वाली चीज़ इंपोर्ट करोगे ना, तो तुमने बस इसके ऊपर ना 18% टैक्स देना, 18 रुपये, अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो। लेकिन अगर तो तुम इम्पोर्टर हो ना, इम्पोर्टर कौन होता है जी? जो चीज़ें इंपोर्ट करके एज इट इज़ सेल कर देता है। ये तो मैन्युफैक्चर करके बेचता है ना, ये एज इट इज़ सेल कर देता है। तुमने 100 वाली चीज़ पे 18%, 18 रुपये देने हैं, साथ तुमने 3% और भी देना है, तुम मुझे 21 रुपये। ये सर इंपोर्टर के ऊपर ना 3% एडिशनल सेल्स टैक्स लगता है, इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब है इंपोर्टर ने 21 रुपये देने होते हैं और मैन्युफैक्चरर ने 18 रुपये देने होते हैं। अब पाकिस्तान में ना हर बंदे की कोशिश होती है कि किसी तरीके से ना मुझे मैन्युफैक्चरर का स्टेटस मिल जाए ताकि मेरा ये 3% बच जाए। बात समझ आई? हर बंदे की कोशिश है। अब लोग क्या करते हैं, लोग टेम्पररी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं और यहाँ पे आगे बेच देते हैं। बात समझ आई? टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरर के तौर पे कराई, वो तो मिल जाती है 3 दिन में, उसमें तो इतनी वेरिफिकेशन भी नहीं होती, क्योंकि ना तो आपके पास मशीनरी है, आपने मंगवानी है, इसलिए तो टेम्पररी रजिस्टर किया जा रहा है। मंगवाई, 18 रुपये टैक्स पे किया और कह दिया सर मैन्युफैक्चरिंग टेंशन ना लें आप, और बाद में बाहर जाके निकल के बेच देते हैं, 3 रुपये अपने बचा लेते हैं। ये जब बात हुकूमत को पता लगी ना, हुकूमत ने कहा यार बड़े फ्रॉडी हो तुम सारे, मैं तुमसे 18 रुपये अभी ले लूंगा, और ये जो 3 रुपये है ना, इसका एक चेक काट के ना पोस्ट डेटेड मुझे दे दो। ठीक होगी बात? अब क्या होगा इससे? अगर 60 दिन के अंदर अंदर आपने उसको इंस्टॉल्ड मशीनरी की डिटेल ना दी, यानी आपने उसको साबित ना किया कि देखो भाई ये मशीनरी मंगवाई थी और ये मैंने अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दिया है, साबित ना किया ना, वो चुप करके बैंक में जाएगा और आपके बैंक से 3 रुपये निकाल के अपने 21 रुपये पूरे कर लेगा। ठीक है जी, इसलिए आपको ये पोस्ट डेटेड चेक देना पड़ता है 2 महीने बाद का, 60 दिन के बाद का। तो ये बात लिखी हुई है कि द पर्सन शैल नाउ इंपोर्ट प्लांट एंड मशीनरी एज अ मैन्युफैक्चरर इफ ही सबमिट्स टू द कस्टम्स अथॉरिटी अ पोस्ट डेटेड चेक। तो आपने टैक्सेस की अमाउंट का पोस्ट डेटेड चेक जो है वो जमा करा देना है। इफ लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड इज नॉट सबमिटेड विद इन 60 डेज ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, अगर आपने 60 दिन के अंदर अंदर ये लिस्ट ऑफ मशीनरी जो इंस्टॉल हुई है ये सबमिट ना की सर, तो फिर क्या होगा? सच टेम्पररी रजिस्ट्रेशन शैल बी डिसेबल्ड, ये आर्जी रजिस्ट्रेशन आपकी डिसेबल कर दी जाएगी, एंड पोस्ट डेटेड चेक शैल बी इन कैश, और बैंक से जाके पैसे निकलवा लिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपने लिस्ट ऑफ मशीनरी इंस्टॉल्ड जो है उनको 60 दिन के अंदर अंदर क्या करनी है जी? प्रोवाइड करनी है। ओके, हाँ जी, लेकिन हुकूमत को तो 21 चाहिए ना जी? नहीं, जो भी है हुकूमत को तो 3 कम मिल गए ना, हुकूमत को तो 21 मिलने थे। नहीं, हुकूमत को पैसे कम देने पड़ेंगे इसको। देखिए कस्टमर से रिकवर इसने बिल्कुल कर लेने, लेकिन आप ये देखें कि कैश फ्लो तो हिलता है ना। क्या ख्याल है? आज अगर आपको कोई कहे कि जी 500 रुपया दे दें, मैं आपको हफ्ते बाद दे दूंगा, आप 100 दफ़ा सोचेंगे। क्यों? मिल तो जाने आपको, फिर क्यों सोचते हैं? देगा कि नहीं? मैं अगर अगले बंदे को मशीनरी बेचूंगा, क्या वो मुझे पैसे देगा भी कि नहीं? अभी मेरी जेब से निकल रहे हैं पैसे, अभी तो मेरा कैश फ्लो आउट हो गया ना। ये वजह होती है, इसलिए लोग कतराते हैं कि यार ना ही देना पड़े टैक्स, छोड़ो दफ़ा करो, क्योंकि जेब से कैश तो जाता ना। ठीक है, आपकी एक्सपेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जेब से कैश तो जाता ना।
नहीं, तो कैश फ्लो हिल जाता है भाई, कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ जाता है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है। हर बंदा ही अब मसला क्या है, मसला ये है कि हमारे यहाँ पर रवाज है उधार सेल का। आपने आज गुड्स डिलीवर कर दी, हुकूमत कहती है आज ही आउटपुट टैक्स दो, टाइम ऑफ सप्लाई में पड़ा हुआ है, पैसे 6 महीने बाद आया अगर मिसाल के तौर पर, आप तो 6 महीने का टैक्स अपनी जेब से दे के बैठे होंगे, आपको रिकवर तो नहीं हुआ, अभी हुआ तो नहीं है, रिकवर नहीं हुआ, लेकिन आपने पे कर दिया, आपने अगले महीने का भी पे कर दिया, आपने उससे अगले महीने का भी पे कर दिया, आपने 5 महीनों का अपनी जेब से पे किया हुआ है। कहाँ से बंदा इतने पैसे लाए? रिकवरी तो 6 महीने के बाद होनी है, और 6 महीने बाद भी वो कहते नहीं देता पैसे, क्या कर लेगा? फिर आप क्या करेंगे? और एक बात मैं आपको आज बता देता हूँ, सेल टैक्स में बैड डेट का कॉन्सेप्ट भी कोई नहीं है। यानी अगर आपको पैसे रिकवर ना हुए, जो टैक्स आपने जमा कराया वो गया। इनकम टैक्स में तो माइनस कर सकते हैं ना बैड डेट्स, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, बैड डेट का सेक्शन ही कोई नहीं है। तो पैसे ना मिले, सॉरी, लॉ इज साइलेंट। ठीक है जी, सब अच्छा है, आगे चलें। अच्छा, क्या ये बंदा अपनी रिटर्न जमा कराएगा टेम्पररी रजिस्टर्ड? बिल्कुल कराएगा। अ पर्सन होल्डिंग आरजी रजिस्ट्रेशन शैल फाइल मंथली रिटर्न, वो रिटर्न बिल्कुल जमा कराएगा, लेकिन 100 वाली चीज 118 की नहीं बेच सकता। बट शैल नॉट इशू अ सेल्स टैक्स इनवॉइस, ये गलत लिखा हुआ है, सेल्स टैक्स सेल इनवॉइस, इट्स सेल्स टैक्स इनवॉइस, ये पिंडी बॉय था, सेल टैक्स इनवॉइस। तो सर आरजी बंदा जो है वो क्या करेगा, वो मंथली रिटर्न जरूर फाइल करेगा, लेकिन इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। यानी कि इनवॉइस इशू करने का मतलब है 100 वाली चीज 118 की बेच सकता। लेकिन अगर इसने 118 की बेच दी, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा मेरे भाई, जरा बताइए तो सही। ये बंदा टेम्पररी रजिस्टर्ड है, ये 100 वाली चीज 118 की नहीं बेच सकता, लेकिन इसने बेच दी, और इस खरीदने वाले शहजादे ने भी इसको 18 पे कर दिए। अब ये कहेगा कि ये तो मेरा इनपुट है, कहेगा ना, बी कहेगा मेरा इनपुट है, और बी की हो सकता है अपनी भी कोई सेल हो, उस पर 36 टैक्स बनता हो, तो बी एफबीआर के पास जाके कहेगा कि देखो भाई मेरी 36 रुपए का आउटपुट टैक्स है, इसमें से 18 का इनपुट मैं इसलिए माइनस कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने ए को दे दिया था। यही होता है ना। हुकूमत कहेगी तुमने ए को क्यों दे दिया? सर उसने मुझे 100 वाली चीज 118 की बेची थी, तुम्हें पता नहीं था वो टेम्पररी रजिस्टर है, तुमने उसका ऑनलाइन स्टेटस चेक नहीं किया था? नहीं सर, मेरी गलती नहीं है। इनपुट डिसअलाउड, सेक्शन 21 जैसी कहानी हो गई है। तो इनपुट डिसअलाउ कर दिया जाएगा भाई, इनपुट डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और ठीक है, और बोलो तो सही, और चुप क्यों लग गई? अभी तो पूरा सेक्शन है इनपुट डिसअलाउड का। ओ मैन, यहाँ पे भी सेक्शन 21 पाया जाता है, यहाँ पे सेक्शन 8 है भाई। ओके, तो सर ये बंदा रिटर्न जरूर जमा कराएगा, लेकिन ये बंदा 100 वाली चीज 118 की नहीं बेच सकता, और अगर इसने बेच दी तो इसको तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन खरीदने वाले का इनपुट डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये वही बात हुई कि आप घर से बड़े सुकून से जा रहे थे और रास्ते में आपको मोहल्ले के कुछ लड़के मिल गए, उन्होंने एवं ही आपको पेल दिया, एवं ही में पेल दिया। आप रोते रोते घर आए और अब्बा जी को कहा, अब्बा जी वो पेल दिया उन्होंने। अब्बू उनको कुछ कहने के बजाय आपको कहे तू करने क्या गया था उधर, तू क्या करने गया? अब्बा जी अब बंदा उतो लंगे भी ना, नहीं तू क्या करने गया था? तो ये बात कुछ ऐसी ही है, ये बात कुछ ऐसी है कि नहीं तूने क्यों खरीदा उससे, गलती तेरी है, तो भाई इसका इनपुट डिसअलाउ कर दिया जाए जी। बस टेम्परेरी स्टेट को भी इजाजत नहीं मिली ना, अभी इजाजत नहीं मिली, सॉरी। बस होगा कोई फायदा, मुझे नहीं पता, लॉ ने बस मना किया, आई डोंट नो, मेरे हिसाब से भी इजाजत तो होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों। असल में ना इसकी एक वजह ये हो सकती है कि एक बंदा जब आरजी रजिस्टर है ना, उसकी 60 दिन के बाद टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, तो हो सकता है वो 60 दिन के अंदर मैं टेम्परेरी रजिस्टर हो जाऊं और मैं अन्य वहाँ आप लोगों को 100 वाली चीज़ 118 की बेचूं, आप लोग भी मुझे 18-18 रुपये दे ही जाएँ, मैं तो सारे पैसे इकट्ठे करके 60 दिन के बाद मैं डिरजिस्टर हो गया, ख़त्म हो गया, और पैसे लेके मैं चला जाऊँ। इसलिए शायद हुकूमत ने मना किया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पता नहीं हुकूमत को जमा भी कराता है कि नहीं। रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न में क्या झूठ नहीं बोला जा सकता? तो कैसे बोलेगा नील के रिटर्न फाइल कर दे, चेक कर ले तो कितने 60 दिन ही है ना। देखें आप खुद से सोचें, अगर मैं 1 जुलाई को टेम्पररी रजिस्टर होता हूँ तो मैं 60 दिन के लिए कब तक रजिस्टर रहूँगा?
31 अगस्त तक। इस 1 जुलाई की रिटर्न मैंने कब जमा करानी है? 15 अगस्त तक। मैं 15 अगस्त के बाद बहाने शुरू कर देता हूँ, यार कल करा दूंगा, यार परसों करा दूंगा, यार पहली दफा रजिस्टर हूँ, समझ ही नहीं आ रही कैसे करानी है जमा। यार वो एक बंदा अपॉइंट किया, वो कर ही नहीं रहा। 15 दिन बहाने मारना कोई 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 बात नहीं है। आप लोगों को 3 महीने गुजर गए बहाने मारते हुए कि मैं हम पढ़ रहे हैं 3 महीने आपने मुझे गोलियां करा दी, तो 15 दिन क्या चीज़ है? तो 31 अगस्त गुजरी, आप लोग डिरजिस्टर हुए, अस्सलाम वालेकुम जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। इतनी सी बात है, इसमें क्या टेंशन है? क्यों दोस्त? जहाँ 3 महीने गुजर गए, 15 दिन आपको क्या कहते हैं? ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ये गोलियां घर में भी चल रही होंगी। अम्मी टेंशन ना लें आप, ये भाई की तैयारी देखें बस आप। अम्मी इस दफ़ा तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट पक्का है, आप बस कढ़ाई की तैयारी करें। आप बस फुप्पो को दावत पे बुलाएं, आप बस ये कहने की तैयारी करें फुप्पो को कि देखो मेरे बेटे का रिजल्ट। आप बस तैयारी करें, घर वालों को तो ये बताया हुआ है, आगे अल्लाह खैर ही करे। अच्छा जी, एक और बात, सर अगर टेम्पररी रजिस्टर्ड बंदा आउटपुट तो कर नहीं सकता, इजाजत ही नहीं है, लेकिन अगर इसने कोई चीज परचेज कर ली इनपुट, तो सर मुझे बताइए क्या वो इनपुट इसका माइनस कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है माइनस, करे माइनस। लेकिन अब ये कहेगा कि भाई हुकूमत मैंने तो तुम्हें पैसे दिए, मैं वापस करो मेरे पैसे, कह सकता है। सर ये रिफंड नहीं मिलेगा इसे, हालांकि रिफंड मिलता है, रिफंड मिलता है, तरीका लिखा है हमारी किताब में, हम पढ़ेंगे वो, लेकिन इसको नहीं मिलेगा। लेकिन इसको ये ज़रूर कहा जाएगा कि भाई अगर ये जनवरी का महीना था ना, फरवरी के महीने में अगर तुम पक्के रजिस्टर हो जाते हो और तुम्हारी 10 रुपए का आउटपुट आता है, तुम कैरी फॉरवर्ड कर लो, ये मैं तुम्हें इजाज़त दे देता हूँ, रिफंड नहीं मैं दूंगा तुम्हें। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है कि अगर आपका कोई एक्सेस इनपुट टैक्स हो गया तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप रिफंड नहीं ले सकते। तो ये बात लिखी हुई है कि जी नो सेल्स टैक्स रिफंड शैल बी पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। तो आरजी रजिस्ट्रेशन वाले पीरियड में आपको कोई भी सेल्स टैक्स रिफंड नहीं दिया जाएगा, एंड इनपुट में बी कैरिड फॉरवर्ड टू हिज रिटर्न्स फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। लेकिन इस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करके अगले महीनों के आउटपुट में से माइनस में जरूर करवा सकता हूं। तो ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है, बात तो एक ही हो गई, आज नहीं तो कल सही। हाँ जी, यहां तक कोई सवाल किसी का? जी हाँ जी, रिफंड को क्या करना है जी? सॉरी, क्या क्या नहीं हुआ? जी जी, पढ़ेंगे, लिमिट, लिमिट पढ़नी है अभी, सारी रिफंड का पूरा तरीका पढ़ना है अभी। हाँ जी, कोई सवाल? वैसे इसकी लिमिट कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं, कैरी फॉरवर्ड हो सकता। यहां तक कोई सवाल? 15 मिनट लेट आया करूं भाई? हाँ जी, बड़ा टाइम है बड़ी जी। गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, अच्छा अगर नहीं करते हम फिर, अच्छा नहीं करते हम फिर, अच्छा फिर सवाल नहीं होगा। गाड़ी इंपोर्ट करते हैं हम, कौन सी गाड़ी मेरे दोस्त? कोई भी गाड़ी, नाम लेना यार जरा, मिसाल जेन में बनती है ना। ओ मैन, लैंड क्रूजर 12 करोड़। हाँ बिल्कुल आपको करानी पड़ेगी, उसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते। नहीं, एज अ मैन्युफैक्चरर कैसे कर? अगर एज अ मैन्युफैक्चरर करनी है तो लैंड क्रूजर बनाने वाली मशीन इंपोर्ट करें ना। लैंड क्रूजर क्यों कर रहे हैं? नहीं, पार्ट्स भी नहीं, आप मशीनरी ही मंगा सकते हैं, क्योंकि जो मशीन मंगाएगा वही तो मैन्युफैक्चरर है। अगर आप पार्ट्स मंगवाना शुरू कर देंगे या अगर आप गाड़ी मंगवाना शुरू कर देंगे, कैसे साबित होगा कि आप मैन्युफैक्चरर हैं? ऐसे ही है। और कोई सवाल? अभी भी 15, ओ मैन 17 मिनट है, आए अगले सफ़े पे। ओ यार बहुत टाइम पड़ा है, आज ना कहीं मेरा भाई। सफ़ा नंबर 504, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, रूल नंबर 6। अच्छा बस ये आखिरी पढ़ लेना, ये आखिरी रूल पढ़ लें, आखिरी सफ़ा, सॉरी पढ़ लें, रूल गलती से हो गया तो आखिरी सफ़ा पढ़ लें। ओ ठीक है जी, जी सॉरी, कहाँ पे लिखी हुई है? मैन्युफैक्चरिंग के डेफिनेशन को क्या हुआ है? हाँ असेंबल तो नहीं, पार्ट्स क्या मतलब? एसी को अगर आप सी के डी कहते हैं कंप्लीटली नॉक डाउन,
कंप्लीटली नॉकडाउन का मतलब होता है पुर्जों में। अगर आप इसके पुर्जे मंगा के तो आप जोड़ लेते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। आपका ये सवाल था? अच्छा, आप कह रहे हैं लैंड क्रूजर को उसको कहीं यार हेडलाइटें लदा कर दे, सीटें निकाल दे, शीशे अलग कर दे, टायर अलग कर दे, इस तरह से। वही कह रहा हूँ ना, मतलब वही टायर अलग हो गए, ढेर सारे बन जाएंगे ना, सीटें निकाल दे, जालियाँ निकाल दे, उसकी सुइयाँ निकाल दे अंदर से, हैंडल दरवाजों के निकाल दे, वो ढेर सारे बन जाएंगे ऐसे। हाँ तो ठीक है, फिर असेंबली बन सकती है। लेकिन फिर उसके लिए एक काम और होगा ना भी, ये देखें, उसके लिए आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी मशीनरी पड़ी हुई है और आप पार्ट्स मंगा रहे हैं। ये तो उससे भी पहले का स्टेप है, ये तो उससे भी पहले का स्टेप है। आपने अगर लैंड क्रूजर जोड़नी है तो आपको मशीनरी नहीं चाहिए, चाहिए ना? वो कहां से आएगी? मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। आप तो एक स्टेप आगे आ चुके हैं उससे। अब या तो वो मशीन आपके पास ऑलरेडी है, अगर ऑलरेडी है तो आप ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर के तौर पर रजिस्टर है, फिर तो टेंशन नहीं, कोई नहीं। लेकिन अगर वो जोड़ने वाली मशीनरी ही नहीं है तो मैं तो उसको मंगाने की बात कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, सब अच्छा है। वैसे क्या चाहिए होगा? एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, ऐसे टाइट होगी ना, और क्या होगी? कौन सी मशीनरी चाहिए गाड़ी जोड़ने के लिए? गाड़ी तो जुड़ जाती है वैसे ही, आप किसी वर्कशॉप वाले को बुला लें, वो आपको गाड़ी जोड़ देगा। आप ये बात करते हैं बिलालगंज चले जाएं, बीच में से आधी गाड़ी काट देते हैं वो, पता है आधी गाड़ी मिल जाती है। यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। जिन लोग, अक्सर लोग होते हैं ना, गाड़ी पीछे से हिट हो गई, अब इंजन तो ठीक है उसका, वो लोग कहते हैं नहीं यार ऐसे नहीं है, वो बिलालगंज जाते हैं, अपनी आधी गाड़ी कटवाते हैं, उधर से कटी हुई गाड़ी लेते हैं, उसको वेल्ड कराते थे, चल भी। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, दिस इज सीरियस, दिस इज, आई एम सीरियस। आधी इस तरह कटर से काट देती, ग्राइंडर से काट देती है गाड़ी, इसमें क्या है यार? तू अजीब आदमी है, यहाँ दीवारें कट जाती हैं तो गाड़ी क्या चीज़ है यार? जो गाड़ी की अगली दो सीटें होती है ना, उसके ऊपर छत होती है ना, वहाँ से काटना शुरू कर दो, ग्राइंडर से काटो, काट देती है गाड़ी, इसमें क्या है? कभी बिलालगंज जाएँ, आधी गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, सही कह रहा हूँ, पड़ी होती है वहाँ पे आधी गाड़ी। यार आप गूगल पे लिख दीजिएगा, दोनों तरीक़ों से, दोनों तरीक़ों से। अगर गाड़ी लेफ्ट से लग गई है ना तो बी से कटवा लें। अब ठीक है, अजीब आदमी है यार, अजीब आदमी है। तो अब फजूल बहस करी जाएगा मेरे से। ठीक है जी, सब अच्छा है। चलें जी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, लाजमी रजिस्ट्रेशन। एक कॉलेज के, सॉरी एक स्कूल के प्रिंसिपल साहब एक जगह से गुजरे, उनको एक मुन्ना नजर आया, मुन्ना नजर आया। प्रिंसिपल साहब ने मुन्ने को कहा तू 5 साल का है। मुन्ने ने कहा मैं 2 साल का। तू 5 साल का है, तेरा स्कूल में रजिस्टर होना लाजमी है। नहीं, मैं तो 2 साल का हूं। नहीं, तेरा नाम मैं स्कूल में दाखिल कर। इसको कहते हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब इसको लिंक कर दें सेल टैक्स के साथ कि अगर एक कमिश्नर कहीं से गुजर रहा हुआ और उसको आप जैसा एक शख्स नजर आ गया और उसने कह दिया कि भाई आपका सेल टैक्स में रजिस्टर होना लाजिम है, क्योंकि मुझे लग रहा है तू इंपोर्टर है, तू होलसेलर है, तू डीलर है, तू डिस्ट्रीब्यूटर है, तू मैन्युफैक्चरर नॉट अ कॉटन इंडस्ट्री है, तू टियर 1 रिटेलर है, आप लाख मिन्नतें करें वो आपको रजिस्टर कर देगा। बात समझ आ गई? तो इफ अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड डज नॉट अप्लाई फॉर इट। तो अगर मुन्ना 5 साल का हो गया और वो स्कूल में दाखिला अप्लाई नहीं करता, द कमिश्नर में इशू अ नोटिस टू सच पर्सन। प्रिंसिपल उस मुन्ने को नोटिस जारी कर देगा, मुन्ने तू स्कूल क्यों नहीं रजिस्टर होता? बात समझ आती है? क्यों दाखिल होता? इफ कमिश्नर रिसीव्स अ रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन, अगर मुन्ने ने जवाब दे दिया प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल साहब मैं तो अभी 2 साल का हूं, मेरा स्कूल जाना नहीं बनता, कंटेस्टिंग हिज लायबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड। क्या कर रहा है जी? कंटेस्ट कर रहा है अपनी लायबिलिटी रजिस्टर होने की कि मेरा रजिस्टर होना बनता ही नहीं है। ही शैल पर्सनली हियर द केस। प्रिंसिपल क्या कहेगा? मुन्ने को गोद में उठाओ, ले आओ स्कूल, इससे जरा फेस टू फेस बात तो करें। तो फेस टू फेस बात की जाएगी। हाँ भी मुन्ने तेरा मसला क्या है? मैं तो अभी 2 साल का हूं। मुन्ने ने आगे से ये कह दिया, और मुन्ने तू 5 साल का है। नहीं, मैं तो 2 साल का हूं, मेरा तो स्कूल जाना बनता ही नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा स्कूल। वो मेरा बेटा ऐसे ही बोलता है, मैं तो नहीं जाऊंगा स्कूल। वहाँ पे ना एक वो बच्ची है छोटी सी, उसका ना लंच खा जाती है, वो बस बच्चे हैं कर लेते हैं ऐसे, मैं तो नहीं जाऊंगा, वो तो मेरा लंच खा जाती है, जाऊंगा तो लंच ही लेके जाऊंगा। मैं कहा ठीक है भाई तेरा लेवल है। एनीवेज, तो वो कहते जी, सॉरी वो नहीं कहता, मुन्ना कहता जी मेरा रजिस्टर होना नहीं बनता सर, मेरा सेल टैक्स में रजिस्टर होना नहीं बनता। तो फिर क्या होगा?
देन ही मे पास एन ऑर्डर फॉर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो फिर क्या होगा जी, कमिश्नर साहब ऑर्डर दे देंगे, नहीं भाई मैंने तुझे नोटिस भी इशू किया है और मैंने तुझे बुलवा के तेरा केस भी सुना है, तेरा रजिस्ट्रेशन होना लाजिम है, मैं तेरा दाखिला स्कूल में कर रहा हूँ, मुन्ने तू कल से स्कूल आएगा। तू झूठ बोलता है, तू 2 साल का है, तू 5 साल का है। कॉपी ऑफ ऑर्डर शैल बी प्रोवाइडेड टू दैट पर्सन। ये ले मुन्ने तेरे दाखिला फॉर्म की कॉपी, कल से तू स्कूल आएगा, तू सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है। द ऑर्डर शैल बी एंटर्ड इन कंप्यूटराइज सिस्टम, और कंप्यूटर सिस्टम में मुन्ने का नाम ऐड कर दिया जाएगा, शौकत मुन्ना, और क्लास प्री नर्सरी ग्रीन। इफ अ पर्सन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द नोटिस, सर मुन्ने ने नोटिस का जहाज बनाया और उससे खेलना शुरू कर दिया। मुन्ना कहता है मैं तो नहीं जवाब दे रहा, लो मेरे से जवाब लेते हो, ऐसी की तैसी सबकी। कमिश्नर शैल कंपल्सरी रजिस्टर थ्रू कंप्यूटराइज सिस्टम, जबरदस्ती रजिस्टर कर दिया जाएगा सेल टैक्स में अगर जवाब ना आया तो। एंड विल इन्फॉर्म हिम थ्रू कोरियर सर्विस, और लेटर भेजा जाएगा, डियर मुन्ना शौकत, योर नेम हैज बीन रजिस्टर्ड इन द स्कूल, प्लीज कम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। तो भाईजान सेल टैक्स में आप रजिस्टर हैं, अब आप पे पूरा कानून लग रहा है, अब जरा 100 वाली चीज 118 की बेचे और रिटर्न जमा करानी शुरू करें। A compulsory registered person will comply with all provisions of the act। लें जी, अब मुन्ने को सुबह 7 बजे स्कूल जाना पड़ेगा, मुन्ने को सारी क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेंगी, मुन्ने को होमवर्क भी करना पड़ेगा, पूरे कवानीन इस बंदे पर लग जाएंगे। इफ ही फेल्स टू डू सो, और अगर मुन्ना ऐसे नहीं करता, द कमिश्नर में इशू नोटिस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ले आओ मुन्ने की कॉपियां और किताबें, देखें इसने होमवर्क किया कि नहीं किया, ले आओ इसकी सेल्स की डिटेल, ले आओ इसकी परचेज की डिटेल। एंड रिक्वायर हिम टू अपेयर इन पर्सन, गोद में उठा के ले आओ मुन्ने को ऑफिस में, क्यों नहीं करता ये होमवर्क, ऐसी की तैसी इसकी। टू असेस द सेल टैक्स, जरा चेक तो करें कि इसने टैक्स क्यों नहीं पे किया, इसने होमवर्क क्यों नहीं किया हुआ। ले जी, इफ लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट अ पर्सन वाज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, और प्रिंसिपल खड़ा था इधर, मुन्ना खड़ा था, और मुन्ने ने अप्लाई किया हुआ था नादरा में बर्थ सर्टिफिकेट, मुन्ना बड़ा तेज था, बर्थ सर्टिफिकेट, और पता ये लगा कि मुन्ना जो है वो क्या है, वो वाकई 2 साल का है, और पीछे से नादरा आ गया, तो मुन्ने ने प्रिंसिपल को कहा, ओ पीछे देखो पीछे, ओ पीछे तो देखो। तो पीछे नादरा वाला उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेके खड़ा था, और उस पर लिखा था कि मुन्ना 2 साल का है, ओ पीछे देखो पीछे, और नादरा वाले तुम मेरे दोस्त हो, और प्रिंसिपल तुम मेरे दुश्मन हो। ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो फिर क्या होगा जी, इफ लेटर ऑन इट इज फाउंड दैट अ पर्सन वाज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट रॉन्गली रजिस्टर्ड ड्यू टू एरर। तो सर आपका रजिस्टर होना सेल टैक्स में नहीं बनता था, आपको गलती की वजह से जबरदस्ती रजिस्टर कर दिया गया, द कमिश्नर शैल कैंसल द रजिस्ट्रेशन थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, आपका सेल टैक्स में से नाम निकाल दिया जाएगा। नाउ ही शैल नॉट पे एनी टैक्स, एनी डिफॉल्ट सरचार्ज और एनी पेनल्टी। अब आप कोई भी अमाउंट पे नहीं करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिस अरसे के लिए आप रजिस्टर्ड थे उस दौरान तो आप 100 वाली चीज 118 की बेच रहे हैं ना, तो वो जो 18 आपने रिकवर किए होंगे वो किधर जाएंगे। However, he will only pay excess tax collected। तो जो आपने टैक्स इस दौरान इकट्ठा कर लिया होगा वो तो आपने हुकूमत को जमा कराना ही कराना। ठीक है जी, यहां तक किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन जी भाई, एनी सवाल। ठीक है जी, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।